नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त अनुज गुप्ता फिर से एक बार स्वागत करता हूं अपने प्रोग्राम मेरी बातचीत में। आज हमारे साथ जुड़े हैं नरेंद्र गुप्ता। नरेंद्र जी नमस्कार। नमस्कार अनुज जी। नरेंद्र जी बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने अपना कीमती समय हमें दिया। ये मेरा सौभाग्य है सर। नरेंद्र जी की पहचान नरेंद्र गुप्ता से कम डॉक्टर सालुके से ज्यादा है। डॉक्टर सालुके के नाम से इतना प्रसिद्ध है कि सब जगह डॉक्टर साहब ही बोला जाता है। तो सर आपका सपना था डॉक्टर साहब बनने का? मतलब बचपन में आपने सोचा था कि मैं डॉक्टर बनूंगा, या घर वालों ने सोचा था कि डॉक्टर बनेंगे आप? मेरा सपना तो था कि नहीं था, लेकिन मेरी माताजी का जरूर सपना था। वैसे मैं आपको बताऊं कि मैं एक बिजनेस कम्युनिटी से आता हूं, बिजनेस क्लास फैमिली से आता हूं, और बाकी मेरे जितने भी बड़े ब्रदर्स हैं वो सब बिजनेस किया करते हैं। लेकिन मैं उस वक्त पढ़ने में मेरे घर वालों को लगता था कि मैं थोड़ा होशियार हूं। तो मेरी माताजी ने सोचा था कि इस बच्चे को हम, अपना परिवार का एक अलग बच्चा है, इसको हम डॉक्टर बनाएंगे, क्योंकि मैं सबसे छोटा था। तो मेरे माँ का सपना था कि मैं डॉक्टर बनूं। लेकिन हुआ ये कि मैं जब तक कॉलेज में पहुंचता, मेरे को कुछ थिएटर का इसका चस्का लग गया, और कॉलेज तक जाते जाते मैं साइंस से थोड़ा दूर हो गया। मैं आर्ट की किताबें पढ़ने लग गया, मैं लिटरेचर पढ़ने लग गया। पढ़ना होता था मुझे फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, और पढ़ता था मैं मुंशी प्रेमचंद को। तो मेरी माँ का सपना उन्हें टूटता हुआ नजर आया, जो कि एक दिन वाकई धराशायी हो गया जब मैंने डिक्लेयर कर दिया कि मैं बीएससी साइंस नहीं किसी तरह, करूंगा। हाँ, मैं डॉक्टरी नहीं करूंगा, और मैं बिजनेस में भी नहीं जाऊंगा, मैं थिएटर करूंगा। तो वो सपना उनका एकदम धराशायी हो गया। लेकिन किसे पता था कि इतने वर्षों के बाद मैं एक्टिंग करते हुए भी डॉक्टर के नाम से ही प्रचलित होऊंगा। ये मेरी माँ को पसंद पता नहीं था। पूरी दुनिया आपको डॉक्टर के नाम से ही जानती है, डॉक्टर सालुके। कभी मैं अपने जिक्र कर देता हूँ कि नरेंद्र जी मेरे मित्र हैं, और नरेंद्र जी से मेरी इस तरह से बात थी, नरेंद्र जी कौन? तो क्वेश्चन मार्क आ जाता है, फिर मुझे ये लाना पड़ता है कि डॉक्टर सालुके। हाँ। तो डॉक्टर सालुके, अरे क्या बात कर रहे हो आप उनके? तब मतलब डॉक्टर सालुके से आपका तुरंत कनेक्ट कर दिया जाता है। हाँ। तो अभी तो उनको बहुत खुशी होती होगी कि आप डॉक्टर के नाम से फेमस है, और कहीं पे भी जाएं तो आप मार्केट में भी जाते होंगे डॉक्टर साहब डॉक्टर साहब। अनुज जी, मेरी माँ तो अब संसार में है नहीं। एक अरसा हुआ उनका देहांत जी हो गया। जी जी जी, अच्छा अच्छा। लेकिन मैं आपको बताऊं, इसके पीछे भी एक कहानी है। मैं जब बंबई आया तो मुझे सबसे पहला जो सीरियल मिला वो था, एक बहुत पहले एक सीरियल बना था 89-90 में, लाइफ लाइन, जीवन रेखा। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल, मेरे को हल्का हाँ वल्का मुझे भी याद हाँ। है। लाइफ लाइन, बिल्कुल। 89 में बना था वो, और वो डॉक्टर्स की लाइफ पर ही था। और मुझे मेरे सीरियल जीवन का सबसे पहला जो रोल मिला था बंबई में आते ही, वो एक डॉक्टर का ही रोल था। और मैं जब वो रोल करने के बाद घर आया तो मेरे आंखों के आगे मेरी माँ दिखाई दे रही थी मुझे। और जब मेरा एपिसोड टेलीविजन पे आने वाला था, उन दिनों सिर्फ दूरदर्शन हुआ करता था, जब टेलीविजन पे आने वाला था तो मैंने मेरी माँ को बॉम्बे से फोन किया, जयपुर, कि मेरा आज एक एपिसोड टेलीविजन पे आने वाला है, मेरा सीरियल शुरू हुआ है, तो तुम उसे देखना। मेरी माँ टेलीविजन ज्यादा नहीं देखा करती थी, वो अपने कृष्ण भक्ति में ही जी। लीन रहती थी। मैंने जब बहुत उनसे कहा तो उन्होंने कहा अच्छा मैं देख लूंगी। जब सीरियल एपिसोड खत्म हो गया तो मैंने दोबारा उनको फोन किया। मैंने पूछा अम्मा देखा? तो मेरी माँ का पहला सेंटेंस ये था, हाँ देखा, ऐसे नहीं तो वैसे तू डॉक्टर तो बन ही गया। क्योंकि उस सीरियल में मेरा डॉक्टर का रोल था। तो मतलब आपने उनका सपना जो है वो 89 में पूरा कर दिया कि उन्होंने आपको डॉक्टर के वेश में देख लिया। हाँ, वो जो चाहती थी सफेद कोट पहन करके हॉस्पिटल में घूमूं, मरीजों को देखूं, उनसे बात करूं, वो सपना उनका पर्दे पर घटित होते हाँ। हुए उन्होंने देखा। सर ये आपकी हिंदी बहुत अच्छी है। नरेंद्र जी, जब भी मेरी आपसे बात होती है तो मुझे ये लगता है कि आप एक्टर नहीं होते तो शायद हिंदी के अध्यापक या प्रोफेसर होते। हिंदी में आपकी रुचि कैसी रही? नहीं, हिंदी की रुचि मेरी इस तरह से रही कि एक तो हम हिंदी स्पीकिंग बेल्ट से आते हैं,
मेरे जी। पिताजी यूपी से माइग्रेट होके जयपुर आए थे, हम जयपुर में ही रहते थे, मेरी पैदाइश जयपुर में हुई। दूसरा, मैंने हिंदी थिएटर ज्वाइन किया, मैं हिंदी में रंगमंच करता था। तो मेरा अभी भी मानना यह है कि जिस भाषा में आप काम करते हैं उस भाषा का ज्ञान आपको होना चाहिए। और बिल्कुल, पूर्णतः ज्ञान होना चाहिए। हाँ, और जैसे कि मैंने आपसे पहले भी कहा कि मैं साइंस की किताबों की जगह अपने 10वीं क्लास में 68 69 में भी मैं मुंशी प्रेमचंद को पढ़ता था। यहां तक हुआ कि मैं मोहन राकेश का एक नाटक था, आषाढ़ का एक दिन, नाटक है, आज मोहन राकेश ने लिखा है, आषाढ़ का एक दिन। मेरी सिस्टर की एक फ्रेंड थी जो एमए कर रही थी हिंदी में, और मैं उन दिनों फर्स्ट ईयर कर रहा था साइंस में। और मैंने अच्छा। उनसे पूछा कि आपकी हिंदी में क्या है, तो बोले हमारे एक हिंदी में एक प्ले है आषाढ़ का एक दिन। अरे मैंने कहा वो तो मैंने पढ़ा हुआ है। और आप यकीन नहीं मानेंगे, वो एमए की विद्यार्थी को, मैं जो फर्स्ट ईयर में साइंस में था, उसने आषाढ़ का एक दिन उनको समझाया, उनको पढ़ाया। तो मेरी रुचि सदा से थिएटर में और हिंदी में इस तरीके से रही है। तो जो जिसका ये मानना हो कि जिस भाषा में आप काम करते हैं उस भाषा का ज्ञान आपको होना चाहिए, इसलिए मैंने अपनी भाषा को और ज्यादा सुदृढ़ किया। क्योंकि मुझे बहुत कोफ्त होती है, बड़ा बुरा लगता है जब बहुत सारे लोग काम करते हैं हिंदी में लेकिन लिखते पढ़ते सब कुछ अंग्रेजी में है। अंग्रेजी। मैंने उन्हें सुना है कि सर जो बॉलीवुड में या आपके टेलीविजन में कि जो डायलॉग लिखे जाते हैं वो भी रोमन हिंदी में लिखे जाते हैं समझने हाँ के लिए। हाँ हाँ, रोमन हिंदी में लिखे जाते हैं, और एक्टर्स अधिकतर उनको खुद पढ़ते भी नहीं है, वो असिस्टेंट डायरेक्टर को कहते हैं कि अच्छा तुम पढ़ के सुना दो। और उसमें जो अच्छा। कठिन शब्द होते हैं, कुछ एक्टर्स हम्म। ऐसे हैं जो जिनकी हिंदी अच्छी नहीं होती है, तो वो उन शब्दों को बदल देते हैं। क्यों? क्योंकि उनको वो शब्द बोलना, प्रोनाउंस नहीं उच्चारित कर करना, पाते हैं, वो प्रोनाउंस हाँ, करना। प्रोनाउंस उच्चारित नहीं कर पाते, या उसका अर्थ ही समझ में नहीं आता है। मेरा हम्म। उन लोगों से सबसे सदा से ये कहना है कि भाई आप बड़े अच्छे अभिनेता हो सकते हो, लेकिन आपको अपनी भाषा का ज्ञान होना चाहिए। आप देखिए बहुत जरूरी है। अमिताभ बच्चन साहब, उनकी भाषा देखिए। अरे सर, उनकी जो भाषा पे पकड़ है। आपको एक और बात बताऊं, मैं लता मंगेशकर, पूरी दुनिया उन्हें मानती है। मेरे उनसे बिल्कुल थोड़े सर। संबंध हैं, अच्छे संबंध हैं, उनसे बातचीत होती रहती है। तो मैंने एक दिन उनसे पूछा, दीदी आपका इतना अच्छा उच्चारण कैसे है? उर्दू के शब्द हो चाहे हिंदी के शब्द हो, आप एकदम सही उच्चारण करती हैं। तो दीदी का जवाब था कि देखो, मुझे फिल्म जगत में गाना गाना था, वहां पर उर्दू की गजलें भी आती थी, हिंदी के गाने भी आते थे। अगर मैं अपना उच्चारण मराठी रखती तो कोई मुझे पसंद नहीं करता। इसलिए उन्होंने उस्ताद रख के, गुरु रख के भाषा का उच्चारण ठीक किया। इसको कहते हैं कला के प्रति अपना डेडिकेशन और भाषा का ज्ञान। डेडिकेशन। बिल्कुल बिल्कुल। तो इसलिए वो तो भाषा है का सर, ज्ञान तो टैलेंट होना की ही बात। चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, भाषा के ज्ञान की बिल्कुल सही कह रहे हैं। और जो टैलेंट और जो डेडिकेशन सर पहले था, क्या आपको लगता है सर इंडस्ट्री में इस समय है वो चीजें जो इस समय आप ये करंट केस की बात करूं, सुशांत वाले केस की, मेरे को नाम नहीं लेना चाहिए, लेकिन जो नेपोटिज्म और ये सब जो चल रहा है इस तरह, क्या कहना चाहोगे सर आप इसके बारे में? देखिए, दोनों तरह की दुनिया है। कुछ लोग ऐसे हैं जो अभी भी पूरे डेडिकेशन के साथ काम करते हैं, क्योंकि मैं हूं, उसमें शामिल हूं। मेरे जी जैसे और बिल्कुल, भी मैं बहुत आपको तो ये, हाँ जी बिल्कुल। मेरे जैसे और भी बहुत सारे लोग हैं जो डेडिकेशन के साथ काम करते हैं। लेकिन क्या है, आप हमारे समाज की रचना को देखिए, हर किसी को हर कुछ बहुत जल्दी चाहिए, और ये तो है बहुत सर। बहुत जल्दी चाहिए। इनकी इसके लिए उनके पास प्रैक्टिस करने का, डेडिकेशन का कोई टाइम नहीं है। सब कुछ इंस्टेंट चाहिए, गए और शूट किया और जेब में माल आ गया, और दुनिया ने हमको देख लिया और हम प्रसिद्ध हो गए। ये सब कुछ हो जाना चाहिए। इसलिए वो डेडिकेशन कम होता जा रहा है, क्योंकि हमारे अपने निजी जीवन में भी डेडिकेशन कम हो रहा है। हम अपने घर वालों के प्रति डेडिकेटेड नहीं है, हम अपने परिवार के प्रति डेडिकेटेड नहीं है, हम अपने काम के प्रति डेडिकेटेड नहीं है, हम अपने समाज के प्रति डेडिकेटेड नहीं है, हम अपने राष्ट्र के प्रति डेडिकेटेड। तो बिल्कुल ये सही सब बात है। सब कुछ हो रहा है। और जहां तक बात है नेपोटिज्म की, हाँ, नेपोटिज्म है, लेकिन अब वही वाली बात है कि कहीं कहीं नेपोटिज्म बहुत ज्यादा है, कहीं कहीं नेपोटिज्म कम है, कहीं कहीं नेपोटिज्म बहुत ज्यादा दिखाई देता है।
आई एम श्योर हर फील्ड में नेपोटिज्म होता होगा। एक बिल्कुल दुकानदार सर, का बॉलीवुड का तो बोल दिया जाता है कि बॉलीवुड में नेपोटिज्म है। मैं क्योंकि मानता हूँ दिखाई कि देता है। हर दिखाई दे रहा है, बिल्कुल हाँ, सबको दिखाई दे रहा है, बट ये हर इंडस्ट्री में है। इवन मैं जिस इंडस्ट्री से बिलोंग करता हूँ वहां पे भी यही है कि नेपोटिज्म, कि भाई राजा का बेटा राजा बनेगा, जो हकदार है वो भी राजा बन सकता है। जो सुपर 30 मूवी में एक डायलॉग है ये, कि हाँ। राजा का बेटा राजा नहीं, जो हकदार है वो राजा बनेगा। तो आप क्या कहोगे कि राजा का बेटा राजा बनेगा? देखिए, राजा का बेटा राजा तो बन सकता है, लेकिन अकल होगी तभी चलेगा। और क्या आप देख खूब लीजिए, कहा है नरेंद्र जी आपने। मतलब राजा एक का लाइन बेटा मेरे लिए एक बढ़ा दी कि राजा का बेटा राजा बनेगा, बट अकल होगी तो आगे चलेगा। तो आगे क्या चलेगा, बात बन बोलिए सर। सकता है, बन तो सकता है। आप सर इससे हमारे मुझे लगता है राज कि आप लिखते भी हैं। सर लिखते भी हैं आप, कवि भी हैं, नहीं या लिखता फिर हूं, हाँ। लेखक है? हाँ, मैं लेखक हूं। मतलब लेखक अरे अपने आप को नहीं कहता, लेकिन लिखना मुझे अच्छा लगता है, क्योंकि मैंने लेखन की शुरुआत इसलिए की थी कि एक एक्टर को अपने आप को अभिव्यक्त करना आना चाहिए, अपने आप को एक्सप्रेस करना आना चाहिए। और जब वो एक्सप्रेस करेगा तभी उसकी चीजें समझ में आएंगी। तो इसलिए एक्सप्रेस करने का सबसे अच्छा तरीका मुझे लगा कि मैं अपने विचारों को लिखूं। लिखूं। और विचारों को लिखूं, ऐसे करते करते मैंने कुछ प्रैक्टिस की। मैंने एक प्ले भी लिखा मेरे एक दोस्त के अच्छा साथ मिलकर के। और जी। अभी इस कोरोना के बंद के दौरान, लॉकडाउन के दौरान भी मैंने एक प्ले लिखा है। वो अच्छा अभी मैंने सर, वो अभी ये मैंने नरेंद्र जी आपने बताया नहीं है मुझे। नहीं, वो अभी अभी लिखा ही है, तो अभी फर्स्ट ड्राफ्ट है उसका। और अच्छा एक एक विजयदान देथा हमारे राजस्थान के बहुत प्रचलित, बहुत प्रसिद्ध लेखक हुए हैं। उनकी राजस्थानी एक कहानी है, उसको भी मैंने ड्रामेटाइज किया, उस पर नाटक लिखा है। ऐसे 2 नाटक मैंने अभी लिखे हैं। और अपने आप को एक्सप्रेस करने के लिए कुछ कविताएं लिख देता हूँ, कुछ शेर व शायरी कर देता हूँ। हाँ, पढ़ने का बहुत ज्यादा शौक है, कविताएं पढ़ने का बहुत ज्यादा शौक है, उर्दू की गजलें पढ़ने का बहुत ज्यादा शौक है। इसलिए अपने आप को एक्सप्रेस भी कर पाता हूँ, क्योंकि वो सारी चीजें मुझे पढ़ने में बहुत अच्छी लगती हैं। तो इसलिए कह सकते हो आपके, हाँ, लिखने का मुझे थोड़ा शौक है, अच्छा लगता है। ग्रेट। तो सर एक तो नरेंद्र जी सबसे बड़ा आपको रिकॉर्ड रहा है कि एक सबसे लंबा सीरियल रहा है सीआईडी मेरे ख्याल से भारतीय जी, इतिहास का। जी सर, भारतीय इतिहास का सबसे लंबा सीरियल रहा है। 22 साल तक वो सीरियल चला है। अपने आप में एक बहुत बड़ी एक पहचान है और कि 22 साल तक। इसका विश्व रिकॉर्ड भी है। और सबसे बड़ी बात यह है कि 22 साल चलना एक बात है, इसकी दूसरी जो सबसे बड़ी बात है वो ये है कि 22 साल तक जो मुख्य अभिनेता हैं 5, वो यस, शुरू ये से सबसे आखिर बड़ी तक बात। वही है, जो शुरू से और ये एक मिसाल है अपने आप में डेडिकेशन की। हम लोगों ने बहुत सारे काम सिर्फ इस एक शो के लिए छोड़े होंगे। आप सोचिए, 22 साल तक एक शो के साथ जुड़े रहना, प्रोड्यूसर का हम लोगों के प्रति प्रेम, हम लोगों का अपने काम के, अपने सीरियल के प्रति, अपने प्रोड्यूसर के प्रति डेडिकेशन, अपने प्रोड्यूसर के प्रति प्रेम, ये सब कुछ जब मिलता है तो 22 साल तक एक सीरियल चल सकता है। ये हम लोगों ने साबित किया, जो तो सर बहुत बड़ी बात है। पांचों की दोस्ती होगी बहुत। हाँ, दोस्ती है, खूब अच्छी दोस्ती है, खूब और हंसी मजाक पांचों होती है। पांचों के घर में मुझे लग रहा है कि जिनमें से 4 के घर में तो दरवाजे भी नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि सर दरवाजे लगवाओगे तो वो टूटते रहते होंगे कि दया तो बिना तोड़े तो एंट्री करेगा नहीं। हाँ, ये बात वैसे आपकी सही है, लेकिन द, हम लोगों को दरवाजे खोलने की आदत हो गई है, क्योंकि हमको पता होता है कि दया आने वाला है। और वो कुछ अच्छा दरवाजे तो कहते हैं ना कि कुछ जगह तो छोड़ देते हैं, तो वो दया हमारे दरवाजे छोड़ देता है। छोड़ देता है। हाँ, अधिकतर वो अपराधियों के दरवाजे तोड़ता है। आजकल सर आपके मेम बहुत बन रहे हैं कि सुशांत केस में यदि आप होते तो अभी तक केस सॉल्व कर चुके होते। हाँ, नहीं, इससे पहले भी और मेम्स बने। जैसे कोरोना आया, हाँ लॉकडाउन हुआ, तो बहुत सारे मेम्स बने कि अगर डॉक्टर सालुके सीआईडी में काम कर, अगर सीआईडी चल रहा होता, डॉक्टर सालुके अब तक कोई ना कोई वैक्सीन निकाल देता। निकाल आप देते। बिलीव नहीं, हाँ, आप बिलीव नहीं करेंगे, मेरे पास लगातार मैसेज आते हैं, व्हाट्सएप पे आते हैं, ट्विटर पे आते हैं, फेसबुक पे आते हैं, सर कोई ना कोई वैक्सीन तो निकाल दो सालुके साहब। अब मैं सिर्फ हंसता हूं और खुश भी होता हूं कि एक कैरेक्टर कितना पॉपुलर है, कितना लोग उससे प्यार करते हैं। और अब मैं आपको बताऊं, एक
एक न्यूज चैनल है, बहुत बड़ा न्यूज चैनल है, मैं उसका नाम नहीं लूंगा, जी जी। अंग्रेजी का न्यूज चैनल है जो सुशांत सिंह के केस को बहुत जबरदस्त तरीके से परस्यू कर रहा है। हम्म। उनका मेरे पास फोन आया कि सर हाँ, आपने तो इतना लंबा फॉरेंसिक एक्सपर्ट का काम किया है। मैंने कहा हाँ भाई किया तो है। हाँ, तो सर आपको इसमें काफी सारी चीजें दिखाई दे रही होंगी। मैंने कहा हाँ दे रही हैं, क्योंकि 22 साल, वाकई अनुज जी ये बात है कि 22 साल करते करते मुझे वाकई अब चीजों को उस दृष्टिकोण से देखने की आदत हो गई देखने की है। आदत पड़ गई है। हाँ, मुझे जब मैं न्यूज सुनता हूं तब भी मैं अपने आप से सवाल करता हूं, यार लेकिन पुलिस ने ये जांच क्यों नहीं की, इसने यहां से फिंगरप्रिंट्स क्यों नहीं उठाए, इसने ये काम क्यों नहीं किया, इसने ये काम क्यों नहीं किया। तो मैंने कहा हाँ होता है। तो उसने मेरे से कहा सर आप हमारे न्यूज चैनल पे लाइव आकर के बात करेंगे। तब मैंने उससे कहा भाई देखो मुझे लाइव आने का कोई शौक नहीं है, मैं अपने घर में खुश हूं, मैं इस झंझट में नहीं पड़ना चाहता हूं, क्योंकि मैं रजिस्टर्ड फॉरेंसिक एक्सपर्ट नहीं हूं, मैं एक अभिनेता हूं। यस 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 यस। पर उसने कहा नहीं सर लेकिन आपको तो इतना ज्ञान है, जितना आप बता रहे हैं उससे तो लगता है कि वो फॉरेंसिक एक्सपर्ट भी इतना नहीं सोच रहे जितना आप सोच रहे हैं। मैंने कहा ये अपनी अपनी उसकी बात है, लेकिन लोगों का विश्वास देखिए आप इतना जबरदस्त है। और मैं अरे उनसे सर आज बिल्कुल विश्वास है कि आज सीआईडी की टीम पूरी इस केस पे लगी होती तो कब का सॉल्व हो जाता। चाहे अब वो ये कुछ तो गड़बड़ है, कुछ तो गड़बड़ है। अब ये हमारे लिए एक उसकी बात है, खुशी की बात है कि लोग हम पर कितना एतबार करते हैं, कितना हमको जी। प्यार करते हैं, ये उसकी बात है। बाकी तो जो पुलिस काम कर सकती है, जो रियल फॉरेंसिक एक्सपर्ट काम कर सकता है। लेकिन हाँ, आपको मैं बताऊं, मैंने अपने जीवन में असली फॉरेंसिक एक्सपर्ट के साथ भी काम किया है, सीआईडी में। अच्छा हाँ, अच्छा, जब सीआईडी शुरू में ही, सीरियल में, शूट में। जब शुरू का एपिसोड आया था तो मुझे हम्म। ट्रेनिंग देने के लिए हमारे डायरेक्टर प्रोड्यूसर ने एक रियल फॉरेंसिक एक्सपर्ट को बुलाया था। मैं उनके साथ काम करता था ताकि ये पता लगा सकूं कि किस तरीके से काम करते हैं, किस तरीके से बिहेव करते हैं। तो मैं उन फॉरेंसिक एक्सपर्ट साहब के साथ 5-6 दिन 7 दिन रहा, उनको काम करते हुए देखा। उसके बाद से ये सब कुछ मैंने थोड़ा थोड़ा सीखा है, जो भगवान जाने। लेकिन ये आज लोग आपने अपना राज बताया है, लोगों को, मेरे दर्शकों को पता चलेगा कि इस तरह से आपने भी वहां पे काम सीखा है। खाली हाँ एक्टिंग नहीं की है, वहां पे सीखा भी है कि नहीं, भाई हाँ इस क्योंकि तरह से। मेरे लिए बिल्कुल अननोन टेरिटरी थी। मुझे जब मैंने जी। ये रोल शुरू किया तब मुझे पता नहीं था कि फॉरेंसिक एक्सपर्ट क्या होता है, उसका काम क्या होता है। वो जब मुझे पता पड़ा तब मैं चौंका। तब मुझे लगा कि हम्म। आज से 22 साल पहले मुझे इतना ज्ञान नहीं था कि फॉरेंसिक एक्सपर्ट होता क्या है। एक डॉक्टर होता है, मैं भी समझा डॉक्टर होता है, लेकिन ये डॉक्टर नहीं है, ही इज ए नहीं। फॉरेंसिक साइंस एक्सपर्ट। लोग शॉर्टकट में उसे डॉक्टर सालू के बोल देते हैं, बट ही इज एन फॉरेंसिक एक्सपर्ट। वो इज ए क्वाइट डिफरेंट, बहुत अलग है दोनों चीजें। तो मुझे उस टाइम पता ही नहीं था। तो जब क्योंकि पता नहीं था, तो हमारे प्रोड्यूसर डायरेक्टर की जान पहचान थी ये बहुत रिनाउंड फॉरेंसिक एक्सपर्ट से, तो उनको बुलाया गया। उनको वो एपिसोड भी बताया गया कि ये कहानी है, इस तरीके से हम करना चाहते हैं। तो उन्होंने मुझे समझाया, फिर जाके मैंने किया। तो अभी नरेंद्र जी ये बताइए कि जो टीवी है एक तरह से साइड में ही हो गया है, जो चैनल्स आते थे, किसी समय दूरदर्शन था, दूरदर्शन की जगह उठा के सैटेलाइट ने ले ली, अलग अलग चैनल आ गए, चैनल पे सीरियल आ गए। अभी वो सीरियल भी थोड़ा सा टीआरपी और ये सब जीते, केवल मुझे लगता है कि न्यूज चैनल चल रहे हैं या फिर वेब सीरीज चल रही है। जो वेब सीरीज इस समय चल रही है और उसमें जो लिमिट क्रॉस कर दी जाती है किसी भी चीज की, चाहे वो हिंसा की बात करें या किसी भी चीज की बात मैं हाँ करूं, लिमिट क्रॉस करके दिखाया जाता है उसमें। आप उसको कहाँ तक सही मानते हैं और क्या उससे बच्चों के मानसिक विकास पर क्या प्रभाव पड़ता है? नहीं, मैं साफ शब्दों में आप अगर आपसे कहूं तो मैं इसको बिल्कुल उचित नहीं मानता। क्योंकि स्वतंत्रता एक चीज होती है और स्वच्छंदता दूसरी चीज होती है। ये जो हम फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की बात करते करते अचानक एनार्की करने लगते हैं, स्वच्छंदता करने लगते हैं, इसका कहीं ना कहीं तो रुकाव होना चाहिए। क्या हम अपने दिलों पर हाथ रख के कह सकते हैं कि हम पूरा परिवार बैठ करके एक वेब सीरीज को आसानी से देख सकता है? नहीं मेरा सर, बिल्कुल नहीं, मेरा बिल्कुल नहीं। 75% जवाब होता है नहीं, ये संभव नहीं, नहीं है। बिल्कुल नहीं, संभव नहीं। अब बहुत सारे लोग कहते हैं नहीं आप अपने मोबाइल पे देखिए। तो मोबाइल पे तो ये तो वही वाली बात हुई कि एक टाइम था जब आप बाथरूम में घुस करके एक किताब पढ़ा करते थे। तो फिर ये तो उसी उसी दिशा में लेकर के जा रहे हो आप हमको, कि आप चुपचाप अपने मोबाइल पे अपने माँ बाप से छुप करके, अपने भाई बहनों से छुप करके मोबाइल पे कुछ भी देख रहे हो। इतनी चोरी कला में क्यों, इतना छुपाव कला में क्यों? आज भी
क्या ये सब जो लिखा जाता है, मैं सबको दोष नहीं देता हूं, लेकिन अब और कहने को ये कुछ होता एक है, हम बात करें हाँ तो कुछ एक कुछ एक ही देखिए, है, लेकिन वही उदाहरण प्रस्तुत कर देते हैं। वही अच्छा, उदाहरण प्रस्तुत करें। होता क्या है कि जब एक इस तरीके का वेब सीरीज चल जाता है किसी भी वजह से, तो बाकी को लगता है कि ये मसाला है जिससे हम अपने आप को बेच सकते हैं, तो ये बिल्कुल सेलेबल हो जाता है, वही आइटम सेलेबल हो जाता है। मेरा सिर्फ मानना ये है कि आप अपने आप को इतना एजुकेट करें कि आप कला के क्षेत्र में हैं, चाहे आप वेब सीरीज बना रहे हैं, चाहे आप दूरदर्शन पे सीरियल बना रहे हैं, चाहे आप फिल्म बना रहे हैं, आपका काम एक रुकावट के एक लिमिट के साथ होना चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि आपकी ऑडियंस क्या है, कौन सी है, उसके लिए आप ये सारी चीजें बनाएं। तो थोड़ा सा तो समझदारी होनी चाहिए। ये जो आजकल जितनी हिंसा और अननेसेसरी है, मतलब मैंने कई वेब सीरीज खुद ने देखे जहां मैंने अपने आप से सवाल किया कि अगर इसमें से मैं ये हिंसा निकाल दूं तो क्या ये सीरीज बन सकती है? मुझे लगता है हाँ, बन सकती है। कुछ सब्जेक्ट ऐसे होते हैं जहां पर वो हिंसा करना जरूरी होता है, लेकिन उसको भी कितने आर्टिस्टिक तरीके से आप प्रोजेक्ट करें। अब मैं आपको बताऊं, 22 साल हमने क्राइम सीरीज की, क्राइम सीरीज में भी बिल्कुल मैं दावे से कह सकता हूं 22 साल में एक एपिसोड कोई ये नहीं बता सकता है कि इसमें हिंसा थी, या इसमें सेक्स था, या इसमें कुछ ऐसा था जो परिवार के साथ बैठ के नहीं देख सकते। तो फिर मैं जब वो तो चल ये सकता, जानता हूँ सर कि एक थप्पड़ लगता था या तो दया का या किसी का, और बस सीधा या तो आपकी लैब में पड़ा होता था या फिर वो अंदर पड़ा होता था, बस और उससे ज्यादा कुछ क्योंकि नहीं, वो क्योंकि हिंसा होती थी। क्योंकि लोगों को पता चल गया कि यार इसके साथ कुछ ठुकाई पिटाई हुई है, ये सच बोलने लग गया। अब उसको दिखाने की क्या जरूरत है? सच्चाई को आंख आंख में उंगली घुसेड़ के सच्चाई को दिखाने की जरूरत नहीं है। आपकी ऑडियंस समझदार है, आपका दर्शक समझता है। एक हवा में हाथ घूमा, उसने समझ लिया कि अब इसकी ठुकाई बिल्कुल होगी, लगा है। बस। इसमें जरूरत से ज्यादा मारपीट करने की और यहाँ खून दिखाओ और यहाँ घाव दिखाओ, उसको ऐसा कर देते हैं कि मतलब आपको देखना मुश्किल हो जाता है। वो ठीक नहीं है। हमारे भरत मुनि ने नाट्य शास्त्र में लिखा था, एक रस होता है जुगुप्सा, जो आपको घृणा पैदा करता है, उसका उसका वो वर्जित है स्टेज पे भी और दिखाने में भी। वो भाव, जुगुप्सा का भाव, जिससे घृणा उत्पन्न हो, घृणा उसको उत्पन्न हो अपने अंदर। उसको कम से कम जब तक जरूरी नहीं हो तब तक नहीं दिखाया जाना चाहिए। मुंशी प्रेमचंद आज भी रेलेवेंट है, कोई क्यों नहीं मुंशी प्रेमचंद को बनाता है? क्यों आप बिल्कुल खामखा में इस तरीके के सीरियल? लेकिन क्या है, आजकल ये हो गया कि इसकी टीआरपी ज्यादा है या ये सर, ज्यादा वो बिक बिकेगा गया, नहीं, मुंशी बस। प्रेमचंद और आज देखिए, बिकेगा नहीं। जब जब समाज में आपके आर्ट एंड कल्चर को साबुन तेल कंघी बेचने वाले कंट्रोल करने लगते हैं, तो ये सारी मुसीबतें झेलनी पड़ती हैं, और इसका विरोध होना ही चाहिए। जो होगा, एक टाइम आएगा जब इसका विरोध होगा। मुझे नहीं लगता कि सर क्या होगा। लोग इंतजार करते हैं उसके सीजन 2 का, कि सीजन 2 कब आएगा और इससे ज्यादा हिंसा उसमें होगी और मैं वो हिंसा फिर देखूंगा। उसका कारण है, उसका कारण ये है अनुज जी, कि काफी सारे लोगों के अंदर जो दबी हुई इच्छा होती है, दबी हुई जो प्रवृत्ति होती है ना, वो जब पर्दे पे घटित होते देखते हैं तो आपको खुशी मिलती है। बहुत सारे लोग इस तरीके मिजाज के लोग होते हैं जिनको ये सब चीजें अच्छी लगती हैं, इसलिए वो जब पर्दे पे, जो खुद नहीं कर सकते, वो पर्दे पे होते देखते हैं तो उनको संतुष्टि मिलती है। लेकिन मेरा मानना यह है कि आज भी हिंदुस्तान में 60 या 70% लोग ऐसे होंगे जो एक स्वच्छ और अच्छा मनोरंजन देखना चाहेंगे, देखना एक चाहते अच्छी हैं। कहानी देखना चाहेंगे। हम भी मेरा भगवान ऐसा से यही प्रार्थना करेंगे कि वो विचारधारा सभी के अंदर आए, और हाँ वैसे ही वेब सीरीज बने, टीवी के प्रोग्राम बने, हाँ। फिल्में बने, तो वही चीजें लोग देखें। अभी लॉकडाउन के दौरान जब 22 साल जो सीआईडी चल सकता है तो क्यों नहीं सर बन बाईस सकता सब साल कुछ? 22 साल सीआईडी चला, उसके अलावा अभी लॉकडाउन के दौरान दूरदर्शन ने जब रामायण और महाभारत आप दिखाया, देखिए, क्या लोगों ने पसंद किया। सबसे ज्यादा टीआरपी क्यों आई उसकी, फिर आप देखिए। देखिए, देखना चाहते हैं लोग, लेकिन आज भी दिखाया नहीं आज भी जाता है। आज भी लोग मुझसे कहते हैं कि वो बुनियाद ज्यादा अच्छा था, वो जाने हम भी दो लोग यारों आता था। फिल्म ज्यादा अच्छी थी। यस, वो ये वो जो है जिंदगी एक सीरियल ये जो आता है था। जिंदगी, हाँ, तो आज भी लोग उनको याद करते हैं, क्यों? जी, उसमें तो कहीं कोई घृणा नहीं थी, कहीं कोई हिंसा नहीं थी, कहीं कहीं कुछ कोई मतलब ही सेक्स नहीं। नहीं था, कहीं कोई अत्याचार नहीं था। ये आदमी के खुद के भय हैं, खुद के डर हैं
कि आपको अपनी कहानी पर विश्वास ही नहीं है, इसलिए आप उसमें हंसा भी डाल, उसमें वो सब डालना पड़ता है। हाँ, आपके पास अच्छी दाल बनाने की कला है तो उसमें 12 चाट के मसाले डालने की जरूरत नहीं है। नहीं, कुछ सीरियल हैं, देखो आज भी टीवी पर चल रहे हैं जो बिना हिंसा के और बिना उसके हाँ, साफ सुथरे सीरियल हैं और आज भी वो चल देखो रहे ना हैं। आप, वो उल्टा चश्मा देखो आप, चल रहा है ना। ये सर मतलब छोटे छोटे बच्चों में इतना फेमस है वो हाँ, जेठालाल और ये कैरेक्टर हाँ, वो क्यों नहीं, कैरेक्टर, क्यों, देखिए उसमें आप, हाँ व्यंग है, सब कुछ है, सब कुछ और है एक परिवार की तरह, और परिवार के सभी लोग एक साथ बैठ के देख सकते हैं। एक साथ। आज अच्छा, लॉकडाउन में सारे परिवार एक साथ इकट्ठा बैठा हुआ है, कोई कहीं जा ही हम्म नहीं रहा। अब वो हम्म एक हम्म साथ हम्म। बैठा है और टेलीविजन देख रहा है। अब ये तो संभव नहीं है हिंदुस्तान में हर कमरे में अलग अलग टेलीविजन हो, ये नहीं है। हाँ हाँ। हमारी कंट्री में आज भी ये नहीं है। ये कुछ बड़े शहरों की मानसिकता है कि आप अपने मोबाइल पे देख लीजिए या अपने बेडरूम के टीवी में देख लीजिए, ये बड़े शहरों में है। हमारे दर्शक सिर्फ बड़े शहरों में नहीं है, हमारा गांव दर्शक गांव में छोटे है, शहर, और हाँ। गांव में तो वो एक ही सारा टीवी है परिवार, आज भी, और हाँ, एक ही टीवी है और उसी पे बैठ के सभी लोग सारा साथ में खाना परिवार एक खाते साथ हुए बैठ टीवी के देखते हैं रात देखेगा। को। तो वो जैसे ये सारे के सारे सीन आएंगे, वो कैसे हड़बड़ा। अब मैं आपको बताता हूं, मैं नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन एक बहुत अच्छा सीरियल अभी वेब सीरीज आई है जो इंडियन क्लासिकल म्यूजिक पर बेस है। उसमें कुछ नहीं है ऐसा जो कि आपको अश्लील लगे, ये जिसमें आपको मारदार दिखाई दे, और जबरदस्त तरीके से चल रहा है। उसमें नसीर साहब भी हैं, नसीर साहब जैसे बड़े एक्टर भी उसमें काम कर रहे हैं। और वो सीरीज शुद्ध भारतीय संस्कृति को उजागर करता है, भारतीय संगीत को उजागर करता है, और उसकी ताकत को बताता है कि भारतीय संगीत में क्या ताकत है। और वो चल रहा है, वो भी चल रहा है। तो आप भी सर कोई वेब सीरीज में काम कर रहे हैं? आपकी वेब सीरीज कोई आ रही है? सर एक वेब सीरीज तो मैंने रिजेक्ट कर दी सिर्फ इन्हीं कारणों से। अच्छा। हाँ, और अब कुछ प्लानिंग है। देखिए, जब तक इस बंबई में हमारी फील्ड में जब तक सब कुछ पूरा नहीं हो जाता, तो तब अभी से सर सब। शूटिंग तो चल रही है, लेकिन आपकी शूटिंग आप लोग नहीं जा रहे हैं क्या? मतलब मेरी जब भी बात होती है सर ये बड़ा तो। एक अजीब सा सरकार ने कानून बनाया जिसको अभी कोर्ट ने हटाया है। अच्छा, अभी हट महाराष्ट्र, गया है? हाँ, हाई कोर्ट ने उसको मना किया कि ये ऐसा मत कीजिए आप, ये ठीक नहीं है। क्योंकि उन्होंने क्या किया कि शूटिंग तो शुरू कर दी, लेकिन हम्म। जो 10 साल से छोटे बच्चे हैं वो, और जो 60 साल या 60 साल से ऊपर के लोग हैं वो शूटिंग नहीं कर सकते। अब मैं सवाल ये पूछता हूं कि भाई मैं 67 ईयर्स का हूं आज की तारीख में, तो मैं क्या करूं? घर पे बैठ जाऊं? मेरा सारा डेडिकेशन, मेरे सारे कमिटमेंट, मेरी सारी जरूरतें सब खत्म। आप मुझे घर पे बिठा देंगे, आपकी सिर्फ एक कलम चली कि 60 साल से ऊपर का आदमी नई शूटिंग करेगा, और सर मैं घर लेकिन पे बैठ गया। सिक्योरिटी के पॉइंट से तो सरकार देखती है कि भाई 60 सर साल से देखिए, ऊपर उसका और। मैं बताऊं आपको, वो कहते हैं कि 60 साल के नीचे का आदमी काम कर सकता है। क्या आपको लगता है कि 60 साल के नीचे का आदमी कभी बीमार नहीं हुआ? मैं ये कहता हूं कि आप उसका मेडिकल हिस्ट्री देखिए। मैं दावे से कहता हूं, बाय द ग्रेस ऑफ गॉड, मैं 67 क्रॉस कर चुका हूं। अपने जीवन में एक दिन भी किसी हॉस्पिटल में भर्ती नहीं हुआ। आई एम सो फिट। और मैं अपने ही कई दोस्तों को जानता हूं जो 40 साल के हैं, 45 साल के हैं, 30-35 साल के हैं, और 2-2 बार हार्ट की सर्जरी करवा चुके हैं। उनमें दोनों में से कौन बेटर है? सर तो फिर अफसोस, आप भाई, मतलब वो फिटनेस के आधार पर तो फिर आप आप ये उसकी कहना चाह रहे हैं कि फिटनेस सरकार देखिए, को फिटनेस के फिटनेस आधार पर देखिए, ये निर्णय लेना चाहिए, आप उसकी ना कि उम्र मेडिकल के हिस्ट्री, आधार पर? भाई ज्यादा से ज्यादा आप उसकी मेडिकल हिस्ट्री देख लीजिए। भाई आपको हार्ट अटैक हो चुका है, आपकी हार्ट सर्जरी हो चुकी है, या आप एक्यूट डायबिटिक हैं, या आप हाइपर टेंशन में रहते हैं, इसलिए अब आपको रोक रहे हैं। लेकिन जिसको ये सब कुछ नहीं है, उसको जाने दीजिए, उसको काम करने दीजिए। वो बेचारा अपना घर कैसे चलाएगा? आज मुझे जो रोल मिल सकता था वो आपने किसी और को दे दिया। क्यों? क्योंकि वो 60 साल से नीचे का है, उसका सफेद अफेद करके मेकअप और उसको कर लेंगे। मेरे हाथ से एक बहुत बड़ा एड फिल्म सिर्फ इसलिए चली गई, सब कुछ बात तय हो गई थी, शूटिंग की डेट डिसाइड हो गई, शूटिंग की लोकेशन डिसाइड हो गई, शूटिंग के पैसे डिसाइड हो गए, स्क्रिप्ट डिसाइड हो गई। उसके बाद उनका एक फॉर्म आया कि इस फॉर्म को फिलअप कर दीजिए सर, और उस फॉर्म में एज लिखी हुई थी। मैंने वो एज अपनी 67 लिखी, उनको वापस ऑनलाइन भेजा। 5 मिनट के बाद फोन आ गया, सर आपकी तो एज 67 है। मैंने कहा तो क्या, मेरे का कोई गुनाह है क्या भाई?
बोले सर 67 की एज में तो हम आपके साथ शूटिंग नहीं कर सकते, वील हैव टू ड्रॉप यू। हमको तो कोई 60 साल से छोटा व्यक्ति चाहिए। हमने सोचा शायद अभी तक आप 60 साल के नहीं हुए। मेरे हाथ चलो से वो सर, ऐड गया। क्या वो ऐड गुना। तो चली गई, लेकिन सर एक अंदर फीलिंग तो आई होगी कि उसने मुझे 60 साल से कम समझा। हाँ, वो फीलिंग आई, वो फीलिंग आज भी आती है कई बार। मैं अब इसलिए मैंने बाल सफेद रखना छोड़ दिए, वो ब्लैक करना छोड़ काले दिया। करने छोड़ दिए। हाँ, काले करने छोड़ दिए। भाई मैं जैसा हूँ ऐसा हूँ, देख लो पहले। हाँ, कोई गलत फहमी मत रखना, वरना क्या होता सर था उसमें सीरियल में सीआईडी में तो हाँ। आप 22 साल हो गए थे, लेकिन 22 साल बाद भी आप वही लगते थे जो शुरू में थे। नहीं वो बात है, बल्कि उल्टा हो गया। 22 साल जब शुरुआत हुई थी तब मैं गंजा था, बाद में मेरे विग लगा दी चैनल हाँ हाँ, वालों ने। यस यस यस, चैनल वाले, बिल्कुल हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। चैनल। अब होता क्या था, काली विग थी इसलिए मुझे अपने दाढ़ी मूछ भी काले रखने पड़ते थे। तो हाँ, लोगों को लगता था कि गुप्ता सर जो तो है ये, अभी हाँ, 57 45 साल। 57 58 साल के होंगे, मैक्सिमम मैं 57 तो और साल कम के। समझता था, मैं तो 45 50 साल के बीच हाँ, समझता था उस नहीं समय। इतना तो नहीं है लेकिन लेकिन जब मैं आपसे मिला, तब उसके बाद मुझे एहसास हुआ, नहीं यार, ये तो डॉक्टर सालुके नहीं हो सकते। हाँ, ये कई लोगों को लगता है, झटका लगता है कि यार ये कैसे डॉक्टर सालुके हैं। तो बिल्कुल ही गेटअप चेंज है। और बाकी जो लोग हैं, आपके 5 फ्रेंड की बात करें, हाँ, तो उनसे कभी सर आपकी झड़प भी होती है, लड़ाई हो गई हो कभी इस तरह की? यार, पांचों लोगों यार में हम 22 सब, साल है, 22 साल है। हाँ हम सब इंसान है। हम अपने घर में रहते हैं तो जिस माँ ने हमको पैदा किया होता है, कई बार हमारी माँ से भी झड़प हो जाती है। जिस बीवी के साथ हम पूरा जीवन बिताते हैं, कसमें खाई है, उसके साथ भी झड़प हो जाती है। तो ऐसे ही बिल्कुल उसी परिवार के तरीके से हमारी आपस में भी कई बार झड़प हुई है। लेकिन झड़प सिर्फ वहीं तक हुई है कि बातचीत ऐसी हुई, थोड़ी सी गर्मा गर्मी हो गई और फिर 5 मिनट या 10 मिनट के बाद वापस से हम वही के वही हो गए। दुश्मनी या कभी ऐसा नहीं हुआ कि एक दिन भी किसी से किसी की बोलचाल बंद हुई हो। कि ऐसा कभी हो गया कि अभिजीत से आज लड़ाई है और आज सीन में मैं उससे बात नहीं करूंगा, नहीं अब सर, ऐसा नहीं, जो ऐसा डायरेक्टर को है सीन अलग अलग करना पड़ रहा है, नहीं सर, फिर नहीं ज्वाइन सर, करना पड़ रहा नहीं सर, ऐसा नहीं हुआ। वैसे भी खैर एक्टर्स बहुत प्रोफेशनल होते हैं। मेरा मानना ऐसा है कि एक्टर्स को इतना प्रोफेशनल होना चाहिए कि अगर आपकी किसी से दुश्मनी भी है है और जी। अगर उसके साथ सीन है, तो सीन में नहीं दिखना चाहिए कि आपकी उसके साथ दुश्मनी है। दुश्मनी है। क्योंकि वो आप दो व्यक्ति नहीं है, दो चरित्र हैं जो आपसे अलग है, जिनकी लड़ाई नहीं है। मान लीजिए मैं और आप भाई भाई का रोल कर रहे हैं, हो सकता है मेरी आपसे बोलचाल नहीं है, लेकिन वहां तो हम भाई भाई, तो वो चरित्र तो हमको निभाना ही पड़ेगा। एक्टर को इतना प्रोफेशनल होना चाहिए। बहरहाल हमारे सीआईडी में तो ऐसा हुआ ही नहीं। हमने आज तक सर 22 साल में कभी ऐसा नहीं हुआ कि हम अलग अलग कमरों में बैठे हों शूटिंग के दौरान। हमने अच्छा। एक बड़े हॉल में बैठते थे, सारे के सारे सब साथ में खाना खाते थे। जो आप अगर अपने घर से भी लेके आया तो उसको वही डब्बा खोलना पड़ता था। वो चाहे इतना सा शेयर सब्जी हो, करेंगे सभी लोग। लेकिन उसको सब शेयर करेंगे। जो बाहर से मंगवाया जाएगा, हर एक से पूछा जाएगा कि तुम क्या खाना चाहोगे, तुम क्या खाना चाहोगे, और वो सबका सम्मिलित होता था। हम लोगों ने पूरे 22 साल ऐसे ही बिताए। नहीं, वो तो सर मैंने भी देखा, मैं आपके सेट पे 1 2 बार आया, हाँ तो हाँ मुझे बहुत अच्छा लगा। ऐसा लगता था कि जैसे सब लोग यार घर एक ही फैमिली से हैं, और एक ही तरह से, कोई छोटा बड़ा, किसी का हाँ छोटा रोल है, बड़ा रोल है, कोई मतलब नहीं, एक परिवार हाँ, की नहीं, तरह सेट हाँ पे मैंने सबको देखा। हाँ, तो वो एक अलग ही खुशी मिलती है सर। बहुत खुशी मिलती है। हम वहां पर ये नहीं मानते कि इसका रोल हमारे से छोटा है या इसकी लाइंस कम है या मेरे को प्रोमिनेंस ज्यादा है तो मैं कुछ बड़ा स्टार हो गया हूँ, ऐसा बिल्कुल नहीं। आपस में बिल्कुल कतई नहीं। आप कभी सर, हिंदी आपकी अच्छी रही, नॉर्थ इंडिया से हैं, तो आप कभी सिखाते भी थे लोगों को, ऐसे नहीं ऐसे बोलो, ऐसे नहीं ऐसे बोलो? कभी ऐसा भी रहा है? सर कई बार रहा है। एक्चुअली तो मैं जब जयपुर में था तब भी रहा है, और अभी तो वो अभिनेता नहीं, पर्टिकुलर जीवन। सीआईडी में पर्टिकुलर हम हाँ, बात कर रहे सीआईडी थे। में भी होता है। सीआईडी में अच्छा। कई बार शिवाजी मुझसे पूछता है। आपको मैं बताऊं, हमारे जो डायरेक्टर साहब हैं बीपी सिंह साहब, जो प्रोड्यूसर भी हैं, हम्म। उनको भी मैंने बताया सर ये जो शब्द है ये गलत है, इसको ऐसे बोला जाना चाहिए। और वो आज तक मुझे गुरुजी बोलते हैं, पंडित जी बोलते हैं। अच्छा जी। हाँ, क्योंकि मतलब मैंने डॉक्टर उनको साहब के बोला था साथ साथ आपने पंडित जी की उपाधि भी ले रखी है? अधिकतर क्या होता है कि लोग फिर नहीं बोलते, फिर बोलते हैं, फिर। ये जी। हमारे डायरेक्टर साहब भी फिर बोलते थे। मैंने उनसे कहा सर फिर नहीं होता। तो चौंक गए। फिर क्या, फिर क्या होता है? मैंने कहा ये फिर होता है, फिर नहीं होता। फिर मैंने उनको बताया सर हिंदी में फे नहीं होता और उर्दू में
फै नहीं होता। है नहीं होता। हाँ, तब उनको समझ में आया, तो तब से आज तक वो मुझे पंडित जी बोलते हैं। और जब किसी भी शब्द में फंसते हैं तो बोलते हैं यार उससे पंडित जी को बुलाओ। गुप्ता से पूछो यार, वो बताएगा। शिवाजी कई बार मुझसे पूछता है, क्योंकि वो मराठी स्पीकिंग है, उसकी कई बार हिंदी में कई बार अटक जाता है, लेकिन वो शब्द को हटाता नहीं है, वो मुझसे पूछता है, यार नरू यार इसको कैसे बोलेंगे, जरा बता यार, इसका क्या मतलब है यार, जरा बता मुझे यार। फिर मैं उसको बोल के बताता हूँ, उसका मतलब बताता हूँ, तो उसकी समझ में आ जाता है। मेरे बाद दूसरा नंबर है आदित्य श्रीवास्तव का, क्योंकि उसकी भी हिंदी बहुत अच्छी है। हिंदी तो हम दो लोगों को खास तौर पर पूछा जाता है कि भाई ये अगर शब्द कहीं कुछ फंस गया है तो हम लोगों से पूछा जाता है। और कई बार तो मैं तो खुद ही जाके बोल देता हूँ, यार शिवाजी तू ये गलत बोल रहा है यार, इसको ऐसे नहीं ऐसे बोल। तो लेकिन इतनी इज्जत है, दया हो, शिवाजी हो, फ्रेडी हो, कोई भी हो, मेरे साथ काम करने वाली तारिका हो, कोई भी हो, जैसे ही मैंने बोला अच्छा ओके सर, ओके ठीक है, वो ठीक कर लेते हैं। तो क्योंकि अपना, लग जाती थी उससे। हाँ, एक दूसरे का विश्वास जो है ना, उससे उनको लगता है कि यार ये बंदा जानता है तो ये सही बोलता हूँ। कई बार मैं शूटिंग पे नहीं होता हूँ तो मेरे पास फोन आता है, अरे यार ये एक शब्द है यार, ये इसको कैसे बोलेंगे, इसका क्या मतलब है, तो मैं उनको फोन पे बताता हूँ कि ये ऐसे होता है। वो सब कुछ हुआ है। ग्रेट सर। तो नरेंद्र जी आप ये बताइए कि जैसे आपने सेट पे लोगों को हिंदी सिखाया, डायलॉग सिखाया, और अभिनय भी सिखाया होगा जरूर, तो आने वाला जो समय है वेब सीरीज बॉलीवुड ना करते हुए, क्या आप कुछ सिखाने की इच्छा रखते हैं कि भाई मैं आने वाले टाइम में बच्चों को सिखाऊं कुछ ड्रामा, कुछ डायलॉग डिलीवरी या अभिनय को लेके आपने सोचा है सर? हाँ, मैंने सोचा और मैं कई बार सोच चुका हूँ और कई बार मैं ऐसा कर भी चुका हूँ। अच्छा। शुरू से मेरी आदत रही है। मैं अपने एक्चुअली जब मैं सिर्फ थिएटर करता था तब भी मैं संगीत नाटक एकेडमी के पैनल पे था जो वर्कशॉप्स करते थे। तो मैं 2-2 3-3 महीने की वर्कशॉप्स करता था जब मैं बॉम्बे नहीं आया था, उससे पहले भी। और अब वापस से मेरी इच्छा है कि मैं वापस से थोड़ा थिएटर ज्यादा करना शुरू करूं। और थिएटर में अपने आप ही ट्रेनिंग होती रहती है। जब आप किसी प्ले को डायरेक्ट करते हैं तो आप अपने एक्टर्स को खुद ट्रेन करते चले जाते हैं। और मेरी इच्छा भी है कि ऐसा तो नहीं है कि ये कोई अंत हो गया कि मैंने सब कुछ सीख लिया है, क्योंकि परफॉर्मिंग आर्ट में सब कुछ तो कभी सीखा ही नहीं जा सकता। नहीं नहीं, वो तो एंडलेस है, ये सीखना हमेशा सीखने मतलब। की यात्रा जो है वो अनवरत है, वो चलती रहती है। बिल्कुल बिल्कुल मैं चलती है। सिर्फ इस तरीके से इस बात को कहूंगा कि जितना मेरा अब तक का अनुभव रहा है, मैं अपने उस अनुभव को साझा करना चाहता हूं अपने नए अपकमिंग लोगों के साथ। इसको अगर आप क्लास लेना कहें या टीचिंग जॉब कहें तो मुझे उससे कोई परहेज नहीं है, मैं वो सब करना चाहता हूं। और अभी मेरे एक दोस्त हैं जो अपना एक ऑनलाइन क्लासेस का उन्होंने शुरू किया था, तो उनके यहाँ पर 2 घंटे ऑनलाइन जूम पर ही मैंने एक्टिंग के बारे में बात की थी। नए अच्छा। नए काफी सारे नए विद्यार्थी थे, नए लोग जुड़े थे, तो उनकी कुछ जिज्ञासाएं थी, कुछ जानना चाहते थे एक्टिंग के बारे में। तो मैंने 1 घंटे का सेशन था वो, लेकिन वो बच्चों की जिद की वजह से वो 1 घंटे का सेशन 2 घंटे का करना पड़ा उनको। मैं एक्टिंग के बारे में उनसे बात करता रहा। तो अनुज जी, इच्छा तो मेरी है, लेकिन क्या है कि मैं अकेला सब कुछ नहीं कर सकता हूं, तो मुझे किसी ऐसे साथी की जरूरत है जो मेरे साथ जुड़ करके ये काम कर सके। तो सर वो मैं हूँ आपके साथ। मैं आपका मैसेज जो है वो दुनिया तक पहुंचा देता हूँ। जितने लोग देख रहे हैं, मेरे साथ एजुकेशन फील्ड के स्कूल के लोग जुड़े हुए हैं। मेरे साथ इस प्रोग्राम को देखने वाले शिक्षक हैं, प्रिंसिपल हैं और स्कूल के डायरेक्टर्स हैं। वो अपने स्कूल में अभिनय को लेकर क्लास चलाना चाहते हैं, कुछ भी करना चाहते हैं। आप मुझे लिख सकते हैं मेरे पर्सनल ईमेल आईडी पर, यहाँ पर नीचे कमेंट बॉक्स में भी लिखेंगे तो भी मैं आपसे संपर्क कर लूंगा। आप लिख सकते हैं, मैं नरेंद्र जी की क्लास आपके स्कूल तक जरूर पहुंचा दूंगा। मैं आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने मेरी तरफ इतना मजबूत हाथ बढ़ाया है। और मैं एक बात और कहना चाहता हूं, क्योंकि आप शिक्षकों से बहुत ज्यादा जुड़े हुए हैं, इसलिए मैं ये कहना जी। चाहता हूं, और आप शिक्षकों तक ये बात मेरी पहुंचाएं तो मुझे खुशी होगी कि एजुकेशन का तरीका अब बदलने लगा है, हमको बदलना चाहिए। उसको बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग तरीके से हमको पेश करना चाहिए एजुकेशन को। और एक उसके कलाकार लिए, है, शिक्षक भी एक कलाकार है सर। हाँ, तो उसके लिए वो जो शिक्षक है, चाहे वो गणित का शिक्षक है, चाहे वो हिंदी का शिक्षक है, उसको भी
थिएटर से थोड़ा बहुत जुड़ाव रखना चाहिए। उसको भी मैं चाहता हूं उन लोगों के साथ बात करूं ताकि उनको वो बात समझ में आए कि किस तरीके से आप अपने स्टूडेंट तक अपनी बात को अच्छे तरीके से पहुंचा सके। और ये रंगमंच का जो अभिनेता होता है या रंगमंच का जो व्यक्ति होता है वो जानता है, क्योंकि वो हर दिन जब भी परफॉर्मेंस करता है 100, 200, 500, 50,000 लोगों के सामने परफॉर्मेंस करता है और सबको कन्विंस करता है। क्या कन्विंस करता है? जो वो नहीं है वो है। रंगमंच पर यही तो वो कन्विंस करता है। लोग जानते हैं कि नरेंद्र गुप्ता वो है। हाँ, लोग ये जानते हैं, जब मेरा प्ले देखने आते हैं लोग जानते हैं कि हम नरेंद्र गुप्ता का प्ले देखने जा रहे हैं, लेकिन जब वो अंदर हॉल में बैठते हैं तो वो देखते हैं जो मैं उनको कन्विंस करता हूं कि ये देखो, दिखा रहे हैं, मैं दिखा रहा हूं। तो ये इसमें से थोड़ी सी डॉक्टर विधा चालुक्य नहीं है, नरेंद्र गुप्ता है। हाँ, लेकिन डॉक्टर चालुक्य दिखाया जाता है कि डॉक्टर चालुक्य है, और जो कि नहीं है, जो नहीं है वो है। यही अभिनेता का काम है। मैं कहता हूं इसको एक्सटेंड करें और शिक्षक को भी बताएं कि अब वो अपना जो भी पाठ है उसको कुछ इतने इंटरेस्टिंग तरीके से अपने बच्चों को बताएं कि उसमें बच्चों का इंटरेस्ट जागृत हो, ताकि वो उसको ग्रहण कर सके। ये भी बहुत जरूरी है। तो आपने नरेंद्र जी मुझे बहुत अच्छा बता दिया है कि आप ये जो टीचर्स के अंदर कलाकार की एक वो डालना चाहते हैं। तो मैं एक अपना मेरा प्रोग्राम आता है टॉक शो विद अनुज गुप्ता, उसमें मैं आपको आमंत्रित करना चाहूंगा कि उसमें हम जुड़े और इंडिया के जितने टीचर्स हैं उनके साथ जुड़कर आपका ये मैसेज उन तक पहुंचाएं और एक ट्रेनिंग क्लास हम शुरू करें। और इवन मैं कहूंगा कि हम उनको सर्टिफाइड भी कर सकते हैं कि जो आप समझते हैं कि भाई इनके अंदर वो चीज आ गई है तो उनको सर्टिफाइड भी कर सकते हैं। ऐसा कुछ शुरुआत करते हैं। सर्टिफाइड तो खैर बच्चे अपने आप कर देंगे उनको, हम उनको एक दृष्टि दे सकते हैं। आपने बहुत बढ़िया बोला। सर्टिफाइड तो खुद बच्चे कर देंगे उनको। हम उनकी एक दृष्टि दे सकते हैं, उनको एक इंसाइट दे सकते हैं कि बातचीत किस तरीके से की जानी चाहिए। अधिकतर जो अध्यापक होता है वो अगर आप निजी जिंदगी में भी देखें ना तो आप पता कर सकते हैं कि ये अध्यापक होगा, उसका बोलने चालने का तरीका अलग हो जाता है। मैं चाहता हूं वो उस शैल को तोड़ करके बाहर आए, उस अध्यापक का जो आवरण है उसको तोड़ दें, उसको हटा करके फिर अपने बच्चों से, अपने स्टूडेंट से बात करें। तो सर मैं टीचर्स डे पे ही आपको आमंत्रित करता हूँ कि 5 सितंबर का टीचर्स डे है, उसी दिन सभी टीचर्स को जोड़ते हैं और आपका मैसेज टीचर्स तक पहुंचाते हैं। ठीक है सर। हाँ, बनाते हैं सर प्रोग्राम। आपने बहुत समय दिया आज मुझको, बहुत बहुत धन्यवाद नरेंद्र जी। और थैंक यू सर। मैं बहुत जल्द पहुंचने वाला हूँ आपके घर पे। ये लॉकडाउन में सब परेशान है और जैसे ही सब कुछ ये प्रक्रिया अनलॉक की शुरू हो चुकी है और बिल्कुल सही हो जाए सब, और सभी से मैं यही भगवान से प्रार्थना करूंगा कि सब सुरक्षित रहे और अच्छे से रहे अपने घर में और हम दोबारा से मिल सके। और सीआईडी के सेट पे नहीं, लेकिन मैं सभी मित्रों के साथ, सीआईडी के सभी मित्रों के साथ एक बार फिर से वही मिलना चाहूंगा जो हम सेट पे मिल लेते थे। बिल्कुल बिल्कुल सर, बिल्कुल। और मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं कि आप इतने प्यारे इंसान हैं कि आपके लिए मेरी जबान से ना कभी निकल ही नहीं सकता है। मैं तो वो तो सर अपने आप को खुद किस्मत मानता हूँ, लेकिन मुझे लग रहा है कि आप शुरू हो गए ना, तो ये मेरा जो प्रोग्राम है मेरी बातचीत है, आप इसे मेरे बारे में बातचीत बना देंगे। वो मुझे नहीं करना है। देखिए जो हकीकत है वो तो है, इसलिए मैंने जरा सा बोला आपके बारे में। नहीं सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू सर। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार। थैंक यू। नमस्कार दर्शकों, मिलते हैं बहुत जल्द।